आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आज 18 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप मुझसे सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरा एप्लीकेशन स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डिफरेंट पीडीएफ फाइल और सभी लेक्चर्स के अपडेट के लिए जो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करिएगा और स्टार आईक्यू जो मेरा कोड है उसे यूज कीजिएगा। इन सभी क्लासेस का जो अनअकैडमी पे क्लासेस होंगी उन क्लासेस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, संडे स्पेशल होगा स्टार आईक्यू पे। स्टार आईक्यू एजुकेशन के द्वारा अनअकैडमी पे कहिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पे दोपहर 12 बजे जो है एक क्लास होगी, फिर उसके बाद 2 बजे होगी, फिर उसके बाद 4 बजे होगी, फिर 6 बजे होगी, फिर 8 बजे लगातार क्लास होगी। एक एक घंटे की क्लास है, एक एक घंटे के गैप में ये 5 क्लासें होंगी। और यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी और बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज पढ़ रहे हैं। इन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा की तरफ से कितने पहलवानों ने अब तक क्वालिफाई कर लिया है। तो हरियाणा की तरफ से अब तक जो है 6 पहलवानों ने क्वालिफाई कर लिया है। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि अति महत्वपूर्ण भी दिख रहा है हमें, कि हरियाणा में आईटीआई कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले युवाओं को हर साल किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर अगर जिसने आईटीआई पास कर ली है तो ऐसे जो नए उद्यमी होंगे उनको जो है एक अवार्ड दिया जाएगा। उस अवार्ड का नाम है एंटरप्रेन्योर अवार्ड, यानी कि उद्यमी अवार्ड। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। सर, इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है हरियाणा के जो है वो कौशल विकास और के साथ में जो है औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, जिनका नाम है मूलचंद शर्मा, उन्होंने ही जो है इस नई योजना को स्वीकृति दी है। अच्छा सर, ये अवार्ड दिए तो जाएंगे, लेकिन इस अवार्ड में मतलब कैसे दिए जाएंगे? मान लेते हैं किसी बच्चे ने आईटीआई की है, आईटीआई करने के बाद में उसने खुद का अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो है बिजनेस कर रहा है, तो उसके बाद में क्या होगा, उनको हर साल जो है ये अवार्ड का वितरण होगा। ये अवार्ड कब दिया जाएगा सर? ये अवार्ड दिया जाएगा हर साल 26 जनवरी को दिया जाएगा। 26 जनवरी को क्या होता है सर? गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये अवार्ड दो तरीके से होगा। एक तो होगा जिला लेवल पे होगा और एक होगा आपका राज्य लेवल पे होगा। जो जिले लेवल पे अवार्ड वितरण होंगे वो 26 जनवरी को होंगे और उसमें जो है 3 बेस्ट जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनमें से पहला जो होगा उसको मिलेंगे 10,000 रुपए दिए जाएंगे इनामी राशि के रूप में, ठीक है। दूसरे वाले को दिया जाएगा 7,500 रुपए दिए जाएंगे और तीसरे वाला जो है उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जिले लेवल पे है। अगर बात की जाए पूरे राज्य लेवल पे तो इसके लिए जो है 66 उद्यमी अवार्ड जो है उनका वितरण किया जाएगा। टोटल 66 को दिया जाएगा, लेकिन ये हर साल दिए जाएंगे। कब? 15 जुलाई को दिए जाएंगे, 15 जुलाई। अच्छा, 15 जुलाई को क्या पड़ता है सर? विश्व युवा कौशल डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड जो आपका यूं कहिएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए यंग स्किल डेवलपमेंट डे होता है। और इसीलिए जो है अगर राज्य लेवल पे नंबर 1 पे आता है कोई तो उसको पहले नंबर पे दिए जाएंगे 50,000 रुपए, दूसरे नंबर वाले को दिए जाएंगे 40,000 रुपए, ठीक है, और तीसरे नंबर वाले को दिए जाएंगे 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहां से, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है, ये याद करने लायक है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के रेंजांगाल युद्ध के वीर चक्र विजेता कैप्टन रामचंद्र का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो रेंजांगाल युद्ध के वीर चक्र विजेता कैप्टन रामचंद्र का जो है अभी रिसेंटली 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। 13 अप्रैल को उनके पैतृक गांव मंदोला जो कि रेवाड़ी है वहां पे इनका देहांत हुआ है। 1962 में चीन के साथ रेंजांगला पोस्ट पे युद्ध में जीवित बचकर ये लौटे थे। गिने चुने वीरों में से ही थे, बहुत लोग कम थे जो वापस लौटे थे वहां से। और रेंजांगला युद्ध का इतिहास सबसे भयंकर युद्ध के रूप में याद किया जाता है। सेना के जवानों ने 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटी जो है वहां पे शहादत का इतिहास जो है वो लिखा था। रेंजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी की एक पहाड़ी और एक दर्रा है, पहाड़ी दर्रा है कहिएगा।
1962 में भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का ये एक अंतिम मोर्चा था और भारी मात्रा में हथियारों के साथ चीनी सेना ने 5-6 हजार जवानों ने लद्दाख पे हमला बोल दिया था। 18 नवंबर को सुबह 4 बजे युद्ध शुरू हुआ था और 18,000 फीट इस पोस्ट पे सूर्योदय से पूर्व इस युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता देखकर चीनी सेना जो है वो कांप उठी थी। और जब गोलियां खत्म हो गई थी तो हमारे जवानों ने क्या किया था भाई, बंदूकों से ही दुश्मन को मारना शुरू कर दिया था। और इस युद्ध में जो है 124 में से कंपनी के 114 जवान शहीद हो गए थे। तो बहुत बड़ी बात है। और इन जवानों में 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। और सैन्य इतिहास में किसी एक बटालियन के साथ बहादुरी के इतने पदक नहीं मिले थे। उस युद्ध में जीवित बचने वाले जितने भी भारतीय जवान थे उनमें से कैप्टन रामचंद्र भी एक थे। और कैप्टन रामचंद्र को वीर चक्र जो है वो दिया गया था। तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है कैप्टन रामचंद्र। ठीक है, खैर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो ठीक होएगा। प्रदेश के कोविड 19 हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन जो कॉलेज है यहाँ बहुत बड़ा है। हरियाणा का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कोविड 19 हॉस्पिटल जो है वो अग्रवा के अंदर ही है। और यहाँ पे कोरोना संक्रमितों के लिए या उनके उपचार के लिए जो है बेसिकली अप्रैल के एंड तक प्लाज्मा थेरेपी लैब लग जाएगी। और लैब स्थापित होने से क्या होगा, कोरोना संक्रमित लोगों को कोविड उपचार संबंधी बहुत ज्यादा सुविधाएं भी मिल जाएगी। और प्लाज्मा थेरेपी तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत जल्दी से जो है ना वो आदमी को रिकवर करने में हेल्प करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार की ऐसी थेरेपी है जिसके तहत कोरोना संक्रमित का उपचार करने के लिए उस व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी निकाली जाती है जो पहले से ही संक्रमित हो रहा हो, बाद में ठीक हो गया हो, और स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी निकाल के संक्रमित शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है ताकि उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जल्दी से जो है वो पकड़ ले, या यूं कहिएगा जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो यही होती है प्लाज्मा थेरेपी। इसको सबसे पहले भारत में मंजूरी मिली थी केरल राज्य के अंदर, याद रखिएगा। और दी किसने थी मंजूरी, आईसीएमआर ने मंजूरी दी थी। आईसीएमआर के बारे में कमेंट में लिखना आप लोग सब कुछ जो आपको पता है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1994 में ओपी जिंदल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो याद कर ही लीजिएगा आप लोग। हरियाणा सरकार ने कार्यालयों में लोगों की उपस्थिति को कितने परसेंट तक सीमित कर दिया है, तो कोविड 19 को मद्देनजर रखते हुए 50% ऑफिस कर दिए हैं हरियाणा सरकार ने। अभी 50% ही उपस्थिति होनी चाहिए, पहले 50% आएंगे कुछ लोग, थोड़े दिनों के बाद में ऐसे शिफ्टिंग चेंज होगी 50-50%। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में कहां पर हीमोफीलिया जागरूकता एवं पोस्टर अभियान चलाया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे ये जानना जरूरी है कि हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हीमोफीलिया होता क्या है, पहली तो बात है हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है और ये एक रॉयल डिजीज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या कमेंट में, दुनिया में सबसे पहले ये किस में आई थी, किस महारानी में, कौन से देश की महारानी में आई थी ये। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, देखो नॉर्मली आपके अगर बॉडी पे कहीं कट लग जाए तो खून बहने लग जाता है, 2-3 मिनट के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन के और प्लेटलेट्स काफी अच्छे मात्रा में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी पे कट लग जाए और वो खून बहता ही रहे, रुके ना, तो समझिएगा उसको हीमोफीलिया है। और जेनेटिक में एकमात्र ऐसा ये रोग है, ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मर जाता है ये, और ये बच्चों में जनरली देखने को मिलती है। हीमोफीलिया को आप लोग रेयर डिजीज में शामिल किया करते हैं, बहुत कम है खैर है ये। और रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 29 फरवरी को। 29 फरवरी वैसे रेयर ही आती है। लेकिन हमसे ये पूछा कि हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हीमोफीलिया डे अभी हाल ही में कल ही के दिन सेलिब्रेट किया गया था, 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हीमोफीलिया। हिंदी में कहते हैं इसे रक्त अलपता। तो ये हर साल 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके लिए आपको ये याद रखना है कि हरियाणा में एक जागरूकता अभियान चलाया गया था। कहां पे, ये रोहतक पीजीआई के अंदर चलाया गया था। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बेसिकली सिम्टम बहुत दिखाते हैं, जैसे बच्चों में क्या होता है, बच्चे के शरीर पे नीले निशान बनने लग जाते हैं, नाक से खून बहने लग जाता है, आंख के अंदर से खून निकलने लग जाएगा, जोड़ों में सूजन आ जाएगी, चोट लगने पे खून का रिसाव बंद ही नहीं होगा। ये सारे के सारे हीमोफीलिया की शिकायत है। और इसी वजह से जो है हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा जो है जागरूक किया जाए।
एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये सिर्फ लड़कों में ज्यादा होती है, लड़कियां इसकी कैरियर होती है, ठीक है ना, मतलब फीमेल डिजीज कैरियर होती है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि लड़कियों में नहीं होती, लेकिन ज्यादा देखा जाए तो मेल में ये बीमारी देखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा आप लोग इसको भी। रोहतक पीजीआई की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रोफेसर ओपी कालरा जो है वो इसके वीसी हैं, आर के यादव इसके डायरेक्टर हैं। हरियाणा के किस गांव में दुर्बल संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं एवं अवशेष मिले हैं? तो हरियाणा के कौन सा गांव है? हरियाणा का ये फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट का भट्टू गांव है, ठीक है ना। भट्टू गांव के अंदर जो है वो बहुत ही पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुएं और के साथ में अवशेष मिले हैं। अगर बात करते हो गांव भट्टू में कर्णकोट किला पे ग्रामीणों को बहुत सारी संस्कृति ऐसे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले। कर्णकोट किले की जमीन पे मिट्टी के बाट है, नक्काशीदार टेराकोटा है, टूटा हुआ सामान मिला है। और टीम ने खुदाई की तो आटा चक्की है, कृषि यंत्र है, कई प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए मिट्टी के खिलौने हैं। और इसी वजह से भट्टू खंड के गांव भट्टू में पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण भी जो है वो करवाने की घोषणा की गई है। वैसे अभी रिसेंटली जो बजट पास हुआ था ना, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। भट्टू में कर्णकोट किला को सरकार ने अपने संरक्षण में लेने की घोषणा की थी, और इसमें संग्रहालय भी बनेगा और ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स भी आएंगे और यहाँ पे रिसर्च भी करेंगे। तो इस टाइप की कुछ चीजें जो है अभी रिसेंटली फतेहबाद के भट्टू से जो है वो हमें देखने को मिली है। फतेहबाद में हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली भी है, तो ये पॉइंट भी आप एक याद कर सकते हो। कोरोना से बचाव के लिए हाल ही में किसने 42 पेज की एडवाइजरी जारी की है? तो कोरोना से बचाव के लिए भी रिसेंटली 42 पेजों की एडवाइजरी जारी की है संजीव कौशल ने। ए ऑप्शन सही है इसका। सर संजीव कौशल है कौन? ये वित्त एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है हरियाणा के, और जिनका नाम है संजीव कौशल। पैदल चलते समय भी मास्क पहने, भीड़ में जाने से बचे, सार्वजनिक स्थानों पे बाजार, सिनेमाघर, पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी यहाँ पे जाए ही ना, नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन करें, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन से जितने भी ऐड होते हैं तो आप कम से कम करिएगा, रात के कार्यक्रम दिन में करने की कोशिश करें, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में घर पे ही रहे, कोरोना कर्फ्यू का जो भी है उसमें धारा 144 लागू कर सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और संजीव कौशल आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये बात कर बहुत जरूरी भी है, अपना ख्याल रखना आपके लिए अति जरूरी है। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, ना तो ना ही निकलिए भाई। हरियाणा सरकार ने किन क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को नियमित करने का फैसला किया है? तो देखिएगा, इसकी घोषणा पहले हुई थी, लेकिन अब जो है इसे अप्लाई कर दिया गया है। जब घोषणा हुई तभी मैंने पढ़ाया था 2-4-5 दिन पहले, और अब जो है इसे अप्लाई कर दिया गया। अनाधिकृत क्षेत्र यानी कि जिसपे आपका सॉरी अनाधिकृत क्षेत्र है, अनऑथोराइज्ड एरिया आपका, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ठीक रहेगा। थोड़ा विस्तार से देखें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाधिकृत क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को नियमित करने की पॉलिसी तैयार की है, और इसके लिए सर्वे हुआ है अभी यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में, ठीक है। और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यमुनानगर में 4742 ऐसे उद्योग है, इनमें से 1413 जो है वो अधिकृत है, जबकि 3329 जो है वो नॉन कन्फर्म में आते हैं, ठीक है। फरीदाबाद में 21,460 यूनिट में से 6048 तो कंफर्म में आते हैं, 15,412 नॉन कंफर्म में है। ऐसे ही पानीपत के कुछ ऐसे उद्योग हैं, ऐसे ही रोहतक के कुछ उद्योग देखने को मिल रहे हैं जो कि नॉन कंफर्म में बहुत ज्यादा। इनको जो है वो नॉन कंफर्म में से कंफर्म जोन के अंदर लाने के लिए जो है घोषणा कर दी गई है, और इस नियम को लागू भी कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा का यह तालाब है जिसका नाम है द्रोण तालाब, और द्रोण तालाब को जो है ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम को महाभारत काल से ही गुरु द्रोण की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है, और गुरु द्रोणाचार्य की यह पावन कर्मस्थली और तपोस्थली है, और यहीं पे जो है कौरव पांडवों को यहाँ पे इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। इसी वजह से इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के नाम पे ही गुरुग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तालाब जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूं कहिएगा इसका उद्धार किया जाएगा। जल बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये महाभारत काल से ही जो है इसका संबंध माना जाता है गुरु द्रोणाचार्य से ही। गुरु द्रोण है ये कौरवों के तरफ से जो है वो युद्ध लड़े थे महाभारत में, सेनापति भी रहे थे ये। अब पहले 10 दिन तो सेनापति भीष्म पितामह रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में जो है वो कौन सेनापति आ गए थे? गुरु द्रोणाचार्य आए थे 5 दिन तक। 2 दिन
तक कर्ण सेनापति था, उसके बाद में जो है एक दिन शल्य सेनापति रहा था। तो ऐसे करके 18 दिन पूरे हो गए थे, 15, 17 और 18 दिन पूरे हो गए थे। गुरु द्रोण जो है, इनका बेटा का नाम था अश्वत्थामा, और इनको एक वाक्य कह के मरवा दिया गया, नरो न कुंजरो। युधिष्ठिर ने बोला था, बुलवाया गया था, नरो न कुंजरो, क्योंकि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो ऐसा लगा कि एक हाथी जो है ना, हाथी को अश्वत्थामा को मार दिया गया, और द्रोणाचार्य को लगा कि मेरे बेटे को मार दिया, तो इसलिए वो हक्के बक्के रहे, और तब तक मौका देखे इनकी मौत कर दी गई, इनको मार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में किसने भारत का पहला आधार आधारित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी भुगतान सुविधा शुरू की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार बेस्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है। ये हरियाणा के गुरुग्राम की एक कंपनी है, इसका नाम है इटी मनी। ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इटी मनी ने पहला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो अभी रिसेंटली जारी किया है। यह सुविधा किसी भी एक एसआईपी ऑनलाइन शुरू करने के लिए जो है आधार पे आधारित होगी। ओटीपी का इसका यूज करके काम किया जा सकता है। ठीक है, आधार लिंक्ड है एसआईपी, और इसमें 100 करोड़ से अधिक बैंक खाते जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इटी मनी एक कंपनी है आपकी, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इटी मनी एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिंग या ट्रैकिंग या मैनेजिंग म्यूचुअल फंड है उसमें काम करता है। इटी मनी की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। इसके सीईओ का नाम जो है वो है मुकेश कालरा। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि एचईयू के नए कुलपति कौन बने हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, सुधेश राणा, बलदेव राज कंबोज या महादेव महाजन। बताइए विस्तार से इसके बारे में। अन अकेडमी पे दोपहर 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 8 बजे लगातार अपडेट्स के साथ मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।